कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि अग्निवीर हमारी जो स्कीम है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है और ये सक्सेसफुल रहेगी, मेरा पक्का विश्वास है। इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात अग्निवीर स्कीम की। लोकसभा चुनाव हो रहे हैं देश में और हर जगह अग्निवीर की चर्चा है। इधर सेना भी अग्निवीर को लेकर इंटरनली फीडबैक ले रही है और इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सेना में एडजुटेंट रहे लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, जो सेना में पूरे मैन मैनेजमेंट को देखा करते थे। सर, लोकसभा चुनाव में जो अग्निवीर को लेकर चर्चा हो रही है, कोई ये कह रहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो अग्निवीर स्कीम को कूड़े के ढेर में फेंक देंगे। कोई ये कह रहा है कि हम इसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे, जबकि सेना में इसे शामिल हुए करीब 2 साल हो गए हैं और आज अग्निवीर जो है आपको समंदर से लेकर चाइना बॉर्डर तक कहें वहां तैनात हैं। धन्यवाद राजीव जी, मेरे को इनवाइट करने के लिए और आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद, नमस्कार जी। सबसे बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आवश्यक नहीं है कि हर इशू को एक राजनीतिक रूप दिया जाए और राजनीतिक रूप की तरफ से देखा जाए। हिंदुस्तान के आर्म्ड फोर्सेस हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और इसमें हिंदुस्तान का बहुत पैसा यूज किया जाता है। 6 लाख करोड़ हम लोग इस पे एक्सपेंड करते हैं। तो आप लोगों को, हम लोगों को और पब्लिक को इसके विषय में बात करने का हक है, राइटली सो, बिकॉज इसमें एक टैक्स पेयर का पैसा है। और दूसरी बात यह है कि हमने पिछले 7 डिकेड में कई बार अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज को चेंज किया है, कई बार ड्रामेटिकली काफी चेंज किया है। 1984 के बाद हमारी पॉलिसीज बहुत चेंज हुई थी। 99 में वो पॉलिसीज को वापस ले लिया गया जो 84 से पहले थी। ये सब पॉलिसीज पहले इतने डिस्कशन में नहीं आया करती थी। आजकल जमाना डिफरेंट है, मीडिया का बोलबाला है और सोशल मीडिया का बोलबाला है और हर चीज को इस पब्लिक हिसाब से लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि एक जो एचआर पॉलिसीज है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, खास करके आर्मी की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के ऊपर चलती है। हमको किस किस्म का ऑपरेशंस एक टाइम चल रहा है, जैसे चाइना के अगेंस्ट या वो ऑपरेशनल पैरामीटर्स, तभी है जो हमारी मैन पावर कमिटीज वगैरह हैं वो ऑपरेशंस वाले लीड करते हैं, बिकॉज ऑपरेशनल पैरामीटर्स है, उससे पता चलता है कि हमारी फौज की जो स्ट्रेंथ है वो 1.2 मिलियन होगी या क्या होगी। सो ये बात सही है कि हमको सबसे पहले हर चीज को ऑपरेशनल तरीके से देखना चाहिए कि हम जो अपनी फौज खड़ी कर रहे हैं वो ऑपरेशनली सही है कि नहीं है। ये कहना कि कोई पॉलिसी को फेंक दिया जाएगा, ये बात उचित नहीं है, बिकॉज फौज का इस वक्त 50% लोग ऑपरेशनली कमिटेड हैं, ऑपरेशनल लगे हुए हैं और उसमें से ज्यादा अग्निवीर भी हैं। और इस वक्त जस्ट बिकॉज के इलेक्शन की गर्मी चल रही है, ऐसी बातें कहना और वो जो ऑपरेशनल कमिटेड लोग हैं जिनको सुनाई देता है वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं। तो ये बात एक बात हुई। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ये पॉलिसी को, अग्निवीर पॉलिसी डिफरेंट थी। एक तो फौज को हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, 15 लाख लोग हैं फौज में, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, इसलिए उसको एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया सोचा जाता है। ये एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया है। आर्म्ड फोर्सेस एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस एक कमिटमेंट है, एक कॉलिंग है। आदमी जरूर ज्वाइन करता है एक शायद कि मैं एक जॉब ज्वाइन कर रहा हूं,
परंतु समय के मुताबिक वो आदमी जो फौज में ज्वाइन करता है या लेडी ज्वाइन करती है, वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। एक कल्चरल डिफरेंस आ जाता है और वो कल्चरल डिफरेंस ये कहना चाहिए कि ये एक जॉब नहीं है, ये जॉब से बहुत ज्यादा है। अब कोई मैं किसी और जॉब के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहता, ये रेलवेज नहीं है, ये बैंकिंग नहीं है, ये 24 घंटे का जॉब है। यहाँ पे कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं है, यहाँ पे कोई 5 बजे टाइम आउट करके घर चले जाएंगे, हमारी बस आ गई है, वो नहीं है। ये 24 घंटे का जॉब है और ये 24 घंटे सारा साल ऐसा ही रहता है। इसको एक कॉलिंग, एक हमारा एक एक हमको बुलाया गया है ये काम करने के लिए, ये एक ऐसा इस हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन मेरे मेरे हाँ जी, बोलिए। जी, लेकिन जो अग्निपथ के थ्रू जो लोग आए हुए हैं, जो सोल्जर, जो सैनिक आए हुए हैं, वो उनके बारे में क्या ख्याल है सर? ये पूरी स्कीम को लेकर आप कैसे देखते हैं सर? जो कहा गया है कि जितने लोग आएंगे, जैसे 100 लोग आएंगे, उसमें से 75 लोग तो 75% तो बाहर हो जाएंगे, 25% रहेंगे। तो अंदर में जो कंपटीशन जो पैदा होगा एक दूसरे को लेकर, जो बेस्ट आप लेंगे, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं सारी चीजों को सर? और वो ये भी एक कुछ लोग कह रहे हैं कि जो लोग पुराने सोल्जर हैं वो 24 घंटा कर रहे हैं, ये लोग उतना कम काम कर रहे हैं, चूंकि इनको ये लगता है कि भाई हम केवल 4 साल के लिए हैं। इस तरह की बातें निकल के आ रही है। ये गलत बातें, ये गलत बातें। लोग जानते नहीं है फौज का तरीका क्या है, जो तौर तरीका नहीं जानते हैं वो ऐसा कह सकते हैं क्या? जो बंदा, जो एक अग्निवीर है, जो कुपवाड़ा की आगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड है, या जो दौलत बेग ओल्डी पे है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी 24 घंटे का काम है। ये नहीं कह सकते कि टाइम आउट है। ये कहना कि वो कोई काम करता है नहीं करता है, गलत बातें हैं। ये आप लोग जानते नहीं है कि फौज का तौर तरीका क्या है। परंतु मैं एक स्टेप पीछे लेता हूँ। क्या कोई, जैसे हमारे पहले एक बार स्कीम शुरू हुई थी, शॉर्ट सर्विस कमीशन, आप सुनते होंगे, 5 साल के लिए थी। 5 साल ऑफिसर्स की थी, 5 साल के लिए थी। 5 साल के बाद उस स्कीम में हमको लगा ये ठीक नहीं है, उसको 10 साल का किया गया, उसके बाद उसको 14 साल का किया गया और इसको आज भी चल रहा है। ये हर एक स्कीम जो है वो जब शुरू होती है उसको किसी एम पे बनाया जाता है और उस एम को बनाने के बाद में उस स्कीम को स्टडी किया जाता है कि ये इसमें एफिकेसी क्या है, ठीक है कि नहीं है, और उसके बाद उस स्कीम को एडजस्ट किया जाता है इस हिसाब से कि कैसा ऑप्टिमल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेस्ट है और जो बंदा ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए क्या बेस्ट है। ये जो ट्वीकिंग है इसको बोलते हैं, या स्कीम को चेंज ओवर है, ये हर वक्त किया जाता है ना। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जो हमको फीडबैक मिला है, ऑफकोर्स मेरे को रिटायर हुए बहुत वक्त हो गया है, जो हमको फीडबैक मिला है, तो जो अग्निवीर ज्वाइन कर रहे हैं ये सब ज्यादा पढ़े लिखे हैं, 12वीं पास है। पहले हमारे पास इतने एजुकेटेड नहीं आते थे, 10वीं पास 8वीं पास भी लोग आते थे। अब एजुकेशन लेवल हाई है। दूसरा, एक कॉम्पिटिटिव है, कंपटीशन है। कंपटीशन गलत नहीं है, कंपटीशन सही है। हर बंदा अपना बेस्ट करना चाहता है कि मैं बेस्ट कर सकूं। और एक यूनिट है, एक पलटन है, जैसे आपने तो कितने 20-25 साल फौज को कवर किया है। एक इन्फेंट्री यूनिट में एक साल में से 25-30 लोग आते होंगे, 800 की यूनिट में 25-30 आते होंगे। अभी तक एक साल में 50 एक जवान आए होंगे। उन्होंने 32 हफ्ते की ट्रेनिंग करी, 32 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद पलटन में आ गए और 32 हफ्ते की ट्रेनिंग, अब बिकॉज ट्रेनिंग शॉर्ट हो गई है तो फोकस्ड है। कोई ये नहीं कह सकता कि यार ठीक है मैंने आज फौज ज्वाइन कर लिया, मैं अगले 15 साल यही हूं, मेरे को कोई निकाल नहीं सकता, मेरा टाइम ऐसा पूरा। ऐसा पहले हो सकता था, आज की डेट में नहीं हो सकता। आज की डेट में उसको पता है कि उसको पहले से आखिर तक काम करना है। और ये जो 25% की आप बात कर रहे हैं, 25% रखेंगे या ज्यादा रखेंगे, ये सब ट्वीक हो सकता है उस दौरान में। सो हर आदमी को ये सोचना है कि मैंने फौज ज्वाइन की है और मेरे को यहाँ पे अपना बेस्ट देना है। एक यूनिट में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी कोहेशन है कि वो हर आदमी को इकट्ठा बना सकती है। वो कोहेशन, तभी वो छोड़ना नहीं चाहेगा। ये परमानेंट जॉब का चक्कर नहीं है सिर्फ, ये कोहेशन में वो इसका ऐसा हिस्सा बन जाएगा कि उसके बाद उसको छोड़ने का इंटरेस्ट नहीं होगा। सो दैट इज वेरी मेजर पार्ट ऑफ द थिंग इज कि जो बंदा जो ज्वाइन कर रहा है उसको पहले दिन से ही एक अपने को जोड़ लगाकर काम करना है। ये हमको अपने रेजिमेंट से
और अपने यूनिट से फीडबैक मिल रहा है कि एक वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है जो एक अच्छा फायदे के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए है। एक अगली बात है कि ये जो स्कीम बनाई गई थी वो उचित थी कि नहीं थी, वो कैसे बनी, किस हिसाब से, और इसके विषय में बहुत बातें हो चुकी हैं। और अब 3 साल से ये विषय में चल रहा था। हम लोगों को, वेटरन्स को भी फौज ने बुलाया और हमसे व्यूज लिए गए, और काफी लोग, हम 300-400 लोग गए थे, और हमने काफी डिबेट किया, हर स्कीम को सोचा, हमने अपना क्रिटिक दिया। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है कि आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कि हमसे कितनी बार बुला के फीडबैक लिया गया कि इसके बारे में क्यों दी गई स्कीम, क्यों शुरू की गई, और इसके बारे में क्या किया जा सकता है। तो सेना क्या यही वजह है कि अब जो है इंटरनली जो आंतरिक तौर पर एक फीडबैक ले रही है अग्निवीर को लेकर कि क्या बदलाव की जरूरत है, कैसा अनुभव रहा, क्या नहीं रहा, क्या कमियां रहा, उसमें कैसे किस हिसाब से आए, क्या सोच लेकर आए, और उसके हिसाब से संभावित बदलाव हो। सही बात बोल रहे हैं आप राजीव जी। ये जो स्कीम है, कोई भी स्कीम है, उसका एक फीडबैक प्रोसीजर है। अभी उनको 1.5 साल हुआ है, सिर्फ 1.5 साल हुआ है, और अभी 2027 तक ये स्कीम चालू है। पहला जो फर्स्ट साइकिल है 2027 तक है। 2026 में ये लोग कंसिडरेशन में आएंगे, कितने लोग रिटेन किए जाएंगे, कितने जाए। ये अभी 1.5 साल के बाद सही टाइम है एक ऑपरेशनल फीडबैक लेने का, एडमिनिस्ट्रेटिव फीडबैक लेने का, अफसर से, उनके कोलीग से, अग्निवीर से, सबसे एक फीडबैक लेने का टाइम है कि इसके बारे में क्या आगे सोचा जा सकता है। ये भी सोचने की बात है कि 4 साल के बाद वो जो एक कॉर्पस लेके बाहर जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, और उस पे आर्मी और आर्म फोर्सेस ने काफी विचार किया है कि भाई कितने % लोगों को हम अब्सॉर्ब कर सकते हैं। मतलब अब्सॉर्ब का मतलब ये है कि डायरेक्टली नहीं, आर्मी में 25% तो आपको मालूम ही है एग्जिस्टिंग स्कीम के मुताबिक है, पर उसके अलावा जैसे डिफेंस सिक्योरिटी कोर डीएससी है, डीएससी में हम 5 से 7 हजार लोग हर साल लेते हैं। उसके अलावा और बहुत ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हम ले सकते हैं। सो अगर हम 40,000 आर्मी में ले रहे हैं और उसमें से 25% 10,000 तो हम रिटेन कर रहे हैं, और 7, 8, 10,000 को हम कोई जॉब दे सकते हैं, तो 50% तो किसी हिसाब से एडजस्ट हो गए, और 50% को बाहर जाके काम ढूंढना है। उनमें से कुछ परसेंटेज लोग होंगे जिनके पास, बिकॉज ये कॉर्पस मिल गया, 24-25 लाख का हो जाएगा उनके पास सेविंग्स और कॉर्पस मिला के, तो शायद अपने घर में जाके कोई काम करना चाहे, या कोई ऐसे होंगे जो बाहर जाके काम ढूंढेंगे। इस विषय में फीडबैक लेने की आवश्यकता है। ऑपरेशनली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी रही है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसा रहा है, उनका मोरल कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, ये सब जो फीडबैक है, ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आर्म्ड फोर्सेस ऐसा फीडबैक लेते आई हैं, और हर स्कीम जब चेंज होती है तो ये फीडबैक लिया जाता है। और मेरे विचार में ये बिल्कुल सही है। 1.5 साल हो गया है, अभी हमको और 2-4 महीने में इसका फीडबैक मिलेगा लोगों को कि इसका क्या है, और उसके बारे में इसको क्या ट्वीक करने की आवश्यकता है। हमारे भी आइडियाज हैं, हम लोग वेटरन्स हैं, हम लोगों ने फौज को 70 से देखा है, कईयों ने 60 से देखा है, उनके मन में ये ठीक नहीं है। सो हो सकता है ठीक इसमें कुछ ट्वीकिंग की आवश्यकता हो। आई एम श्योर हम लोगों का फीडबैक मांगा जाएगा, और हम लोग भी कहेंगे इसको ठीक करने के लिए, इसको बेटर स्ट्रीमलाइन करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 चीजें आप कर लीजिए, तो इसके बाद ये स्कीम बेटर हो जाएगी। एक सलाह यह भी हो रहा है कि आप 25% जो रख रहे हैं और 75% जो बाहर कर रहे हैं अपने स्किल्ड फोर्स को, करीब 50% स्किल्ड फोर्स को रखना चाहिए कम से कम। इस तरह की भी चर्चा चली, गंभीरता से चर्चा चल रही है। कितना आपका ट्रेंड मेन पावर है, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, इतना अच्छा माहौल दे रहे हैं, सब कुछ, और सारी चीजों से वो अवेयर हो रहे हैं। क्या इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है सेना के अंदर से? मैं पहली बात ये कहना चाहूंगा कि जब ये स्कीम है, और अभी हाल में ही पिछले 4 साल से आप जानते हैं लद्दाख में प्रॉब्लम शुरू हुआ, और उसके बाद हमारी फौज लद्दाख में ही नहीं पूरे चाइना बॉर्डर पे डिप्लॉय हो गई। ये इतनी डिप्लॉयमेंट नहीं थी पहले, इतने लोग नहीं, इतनी फॉर्मेशन, यूनिट्स डिप्लॉय नहीं थी। एक फौज का फाइनाइट नंबर्स है, पहले हम बोलते थे हम 1.2 मिलियन से थोड़ा ऊपर है,
अब उसके बाद हमको सोचा गया कि यार लड़ाइयाँ इस किस्म की नहीं होंगी। हमारा विचार बदले। पिछले 8-10 साल में लोगों ने लिखना शुरू किया कि कन्वेंशनल वॉर्स पासे हैं, फौज को एक ऑप्टिमाइज लेवल पे एक राइट साइजिंग करनी चाहिए, एक ना साइज, फौज का साइज ठीक करना चाहिए। उस विचार में शायद ये मन में विचार आया हो कि ओके, हम थोड़ा फौज को राइट साइज करके 1 लाख कम कर सकते हैं। ऑल दिस केम अप। उसके बाद में अग्निवीर स्कीम शुरू हुई जो इस किस्म के एक स्टेप था, परंतु उसके बाद चाइनीज शुरू हो गए, और चाइनीज शुरू हो गए और पाकिस्तान में तो अब चलता ही रहता है। तो और इंसर्जेंसीज कम हो गई, पर उसके बाद भी रजौरी लोअर एरियाज में शुरू हो गया। तो एक ऑप्टिमल लेवल को रीथिंक करने की आवश्यकता है कि भैया जो हमने इस पर सोचा है 1.2 या 1.3 मिलियन से अगर हम 1.5 मिलियन करना चाहते थे या 1.1 मिलियन करना चाहते थे, तो ये सिचुएशन है कि शायद हमको रिकंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज ऑपरेशनल पैरामीटर बदल गए हैं। और जो एग्जिस्टिंग लड़ाइयां हैं जैसे यूक्रेन की है या गाजा की, उसके लर्निंग है, लड़ाइयां लंबी खींचनी शुरू हो गई, शॉर्ट वॉर्स खत्म हो गई हैं। क्या हम इस चक्कर में फंस सकते हैं? तो क्या हमको इस स्ट्रेंथ को ट्वीक करने की जरूरत है, और है तो बेस्ट तरीका ये है कि उसको 25% हम रिटेन कर रहे थे, तो शायद 50% रिटेन कर लें या 40% रिटेन कर लें, और या 60% रिटेन कर लें। ये जो फाइनाइट नंबर्स हैं, ये फाइनाइट, और क्योंकि ये फर्स्ट साइकिल है, ये फर्स्ट साइकिल में आज शुरू करेंगे तो 6 महीने और तक डिसीजन लिया जा सकता है, और कि भैया इसको हम 50% करें। सो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि चूंकि अभी चाइना बॉर्डर पे सिचुएशन थोड़ी गर्म है और इसको ईज आउट होने का चांस नहीं दिखता है, काफी टाइम तक नहीं दिखता है, तो शायद हमको इसको रीवर्कआउट करने की आवश्यकता है कि भैया कि हमको कितने लोग रिटेन करने चाहिए, ट्रेन सोल्जर। अगर हम 50% रिटेन करते हैं और से 25% हमको जॉब दे सकते हैं बाहर से, तो जितने लोग बाहर जाएंगे उनको उचित काम भी मिल जाएगा, ट्रेंड भी होंगे, शायद अपने घरों में भी जा सकते हैं। तो आई थिंक इट विल बी मोर मैनेजेबल। लेकिन सर आपने नंबर की बात की सर, कोरोना काल में 2 साल फौज में कोई भर्ती नहीं होती है, लगभग जवान के लेवल की बात करें तो हर साल जो है 2 साल का उधर बैकलॉग था सर। उसके बाद अगर बैकलॉग की बात करें तो हर साल 50-60 हजार लोग रिटायर हो जाते हैं, जवान के लेवल की बात करें तो। इसमें जो भर्ती हो रहा है वो उतना 40-45 हजार के लेवल सेना में हो रहा है। जो नंबर हमको चाहिए उधर आपके गोरखा से जो है नेपाल से आने बंद हो गए हैं, उन लोगों ने स्कीम देना बंद कर दिया है। तो नंबर अगर गेम की बात करें तो उसमें तो हम मतलब कम होता जा रहा है ना सर। तो हमें एक तुरंत कुछ करने की जरूरत है सर। सो राजीव जी, हर विषय के बारे में एक एक्सपर्ट है। मेरे को कोई बोलेगा कि आप इकोनॉमी पे बोलिए, तो मैं बोलूंगा यार इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आई नो लिटिल बिट, पर मेरा सब्जेक्ट नहीं। जो एक कोर कमांडर बैठा है, जोशी बैठा है लद्दाख में, उसको अपनी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। उसको चाहिए कि मेरे यूनिट में इतनी मैन पावर होनी चाहिए। आप वो बोलोगे यूनिट की स्ट्रेंथ 100 है जैसे आपने बोला था पहले, और उसमें 80 रह गए हैं, तो बोलेगा ये मैं अपना काम कर ही नहीं सकता। मेरे को तो अपने यूनिट को, और एक यूनिट की पोस्ट है, 15 पोस्ट, 20 पोस्ट, 25 पोस्ट, पेट्रोलिंग करते हैं, डोमिनेट करते हैं। ये सब करने के लिए मैन पावर की आवश्यकता है। हम यहाँ बैठ के कैसे बोल सकते हैं कि उनकी मैन पावर, चूंकि कोविड टाइम आया, रिक्रूटमेंट कम हो गया, अग्निपथ आया, तो उनकी मैन पावर कम हो गई है। ऐसी बात हमको इस वक्त कहना सच नहीं है, तो हमको मालूम ही नहीं है। और अगर मैं कोर कमांडर होता तो मैं बोलता भैया मेरे पास इस किस्म की लैक ऑफ मैन पावर से अपना लद्दाख का बॉर्डर 826 किलोमीटर डोमिनेट करना आसान नहीं है, इसलिए ये आप मैन पावर। सो मैं इस विषय में विचार करता हूं। मैंने एज एडजुटेंट जनरल एक पॉलिसी रखी थी इसी मैन पावर के विषय में, ऐसा ही कुछ था, परंतु विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन लोग इतना नाराज हुए और इतना डिस्कशन हुआ। 1 साल हमने डिस्कस किया, और 1 साल डिस्कस करने का बोला यार ये वक्त सही नहीं है ऐसी कोई पॉलिसी लाने का, बिकॉज सिचुएशन ठीक नहीं है। सो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिफॉर्म फ्रेटर्निटी है वो आप खुल के बाहर नहीं बात करेंगे, पर इंटरनल इतना क्रिटिसिज्म करेंगे, इतनी गर्मा गर्मी होगी कि वो बोलेंगे हमको ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो कहना कि वो लोग लो मैन पावर से काम कर रहे हैं या उनकी मैन पावर कम है या उनका सूटेबल नहीं है, ये सही नहीं है।
आई एम श्योर वो बोलेगा कि मेरे पास बोलने वाला जो कमांडर है वहां पे वो अपने को पूरा सुदृढ़ करना चाहेगा, बिकॉज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको देखो, जिसकी जिम्मेवारी है बॉर्डर को रिटेन करना, और उसको बोलो जी हम आपको बंदे नहीं दे सकते बिकॉज अग्निवीर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और इसका आई मीन हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए कि हमारे जो लोकल कमांडर्स हैं उनके पास जो उनको चाहिए अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए वो है। तो सर फिर से अग्निवीर पर लौटते हैं सर। आपने फौज की बात करी, इंटरनल की बात करी कि लोग कहेंगे, आलोचना करेंगे। फौज में ही बहुत सारे जो जनरल हैं, एक सैनिक हैं, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं अग्निवीर स्कीम को लेकर, और वो ये कहते हैं कि अब वो उत्साह नहीं रहा जो शुरुआत में अग्निपथ को लेकर, स्कीम को लेकर, अग्निवीर को लेकर इस काम था। अब उतने लोग निकल के सामने नहीं आ रहे हैं, विरोध के स्वर कहीं ज्यादा सुनाई पड़ रहे हैं सर। सो मैंने आपको बताया ना कि जब हमको बुलाया गया एक बार, सब चीफ बैठे थे और उनको हमको बुलाया गया और ये हमको स्कीम बताई गई। हम रिटायर थे 5-7 साल, कई लोग मेरे से बहुत सीनियर थे। हम लोग एक तरीके से, तौर तरीके से निकले हैं जिनको ये जो चेंज है एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बहुत मेजर चेंज था। तो नेचुरली हम लोगों ने, मेरे को इंक्लूडेड भी, हम लोगों ने अपने विचार खुद पैशन के साथ रखे थे और उनको बताया ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और दो तरफा वार्तालाप हुआ और लॉन्ग टाइम वार्तालाप हुआ, और कई बार हुआ कि भैया ये इसको ऐसे करो, ऐसे ये ठीक नहीं है, इसमें नहीं है, बाहर जाएगा। वही सवाल जो आप पूछ रहे हो, वही सवाल जो पब्लिक पूछ रही है, वही सवाल का जवाब हमने भी मांगा था, वेटरन से मांगा था कि इसको ये ठीक करो। और उसका हमको उन्होंने जवाब दिया कि इसके विषय में हम विचार कर रहे हैं। हर चीज को बताया नहीं जा सकता, पर बोलने वालों जो मैनेजर्स थे उन्होंने बोला हम इस विषय पे विचार करेंगे जब तक कि ये स्कीम खत्म नहीं होगी। सो ये विचार, जैसे एक बार बताऊं, एक जवान है अग्निवीर और एक जवान है जो सिपाही है, दोनों लोग रजौरी में लड़ रहे हैं से ऑपरेशन में, और दोनों बैटल कैजुअलिटी होते हैं इकट्ठे। अभी दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन भिन्न है इनटेक के। जो सिपाही है उसको जो एंटाइटलमेंट है वो अग्निवीर को एंटाइटलमेंट नहीं है। तो मेरे से पूछा जाए तो बोलेगा जो बंदा बैटल कैजुअलिटी हुआ है, जिसको गोली लगी है, उनमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। उन दोनों में एक पॉलिसी होनी चाहिए, यार ये इसको ये एंटाइटल्ड है, उसको ये एंटाइटल्ड है। ये इसकी एंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जो, जिसको परमानेंट कमीशन ना भी मिला हो, और जो एक दूसरा ऑफिसर है, जब ऑन हिज डेथ वॉर में या वॉर टाइप सिचुएशन में, तो उसकी एंटाइटलमेंट वही है। सो हमने कई विचार रखे जो पब्लिक की नॉलेज में भी नहीं है कि भैया इसको इस स्कीम को आप, और कई जगह पर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ट्वीक किया है कि भैया इसको उन्होंने थोड़ा कहीं उसमें फर्क भी डाला है। सो आई थिंक इफ यू आस्क मी, ये जो आज का डेट में है जो अभी हम रिव्यू कर रहे हैं, उस रिव्यू में अगर हम उसको, जो इसके शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो 3-4 शॉर्ट कमिंग्स हम गिन सकते हैं, वो शॉर्ट कमिंग्स को एड्रेस किया जाए तो ये स्कीम कैन बी सक्सेसफुल स्कीम। क्यों नहीं हो सर? अगर हम करना चाहे तो इसको। जी शॉर्ट कमिंग के बारे में बता रहे थे कि कुछ खामियां के बारे में बता रहे थे, बताएं सर क्या क्या खामियां हैं, और शायद क्या यही वजह है कि रक्षा मंत्री जो है ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार बदलाव के लिए या कुछ अडॉप्ट करने के लिए तैयार है खुले मन से। सबसे पहली बात यही है कि आप हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट एक इशू है, और एम्प्लॉयमेंट इशू में आर्म फोर्सेस की, मैं बोल रहा हूँ, एक कॉलिंग है, एक हमको बुलावा आया है लेट्स से कि फौज में सर्व करने के लिए। उसके बावजूद भी आजकल हमारा हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा है कि वो आज भी एडवर्टाइजमेंट देखिए आप अपने चैनल में, वो बोलते हैं ये इसको पक्का जॉब मिल गया, शाबाश बेटे तेरे को पक्का जॉब मिल गया। पक्का जॉब के एडवर्टाइजमेंट आज के दिन में मिलते हैं। लोगों की तनख्वाहें शायद कम हो जाए, पक्का जॉब लोग ढूंढते हैं। ये हमारा कल्चर है, सिस्टम है। हालांकि ये नहीं है कि जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट से 5-7-10% होगी, 90% प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, फिर भी लोग पक्का जॉब ढूंढते हैं। ये हमारा कल्चर है। नाउ अगर इसको एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं लिया जाए,
फिर भी उस हिसाब से सोचा जाए तो यार, तो ये बात सही आती है कि 24 साल की उम्र में जो लड़का बाहर जाएगा उसको कोई एश्योरेंस होनी चाहिए। एक उसको एक कोई एश्योरेंस, सबसे बड़ा ये है कि वो उसके बाद एश्योरेंस क्या है, क्या तरीका है, क्या हम से बोले कि भी बैंक में अग्निवीर को जो लोग ग्रेजुएशन करके जाना चाहे तो उनके लिए कोटा है, ठीक है ना? तो उनको कोटा दे दीजिए। वो ग्रेजुएशन करेगा 12वीं के बाद जाएगा, उसके बाद उसको कोटा है, उसको पता है 5% 10% बैंक्स में, रेलवेज में, डीपीएसयूज में कोटा है, वो कहीं ज्वाइन कर सकता है। सो एक आगे का फ्यूचर के बारे में कोई तरीका बताया जा सकता है। फौज को एक एम्प्लॉयमेंट तरह नहीं लिया जा सकता, पर जो बंदा ज्वाइन कर रहा है, जो जवान ज्वाइन कर रहा है, उसको ये एश्योरेंस की आवश्यकता है। और ये सबसे बड़ा मेरे विचार में था कि उसको कोई एश्योरेंस मिलनी चाहिए कि हमने, हिंदुस्तान में इतनी रिजर्वेशन है, पर जो बंदे ने 5-4 साल गोलियां दाहिने बाएं चलती देखी हैं, उसको भी एश्योरेंस दिया जा सकता है कि हम आपको एश्योर करते हैं कि आपको कुछ देंगे। सबसे बड़ा ये है। और दूसरा, ऑपरेशन में जो सर्विस में है और जो सर्विस में नहीं है और जो अग्निवीर है, उन दोनों को पैरिटी मिलनी चाहिए ऑपरेशन के दौरान में। जो लोग, जो जैसे एक अग्निवीर की डेथ हुई थी सियाचिन ग्लेशियर में, तो उसको वही एंटाइटलमेंट होनी चाहिए जो एक सिपाही की होनी चाहिए, ये। और दूसरा है कि जब 4 साल खत्म होते हैं और अग्निवीर एक सिपाही बन जाता है, उसके बाद वो अग्निवीर नहीं है, उसके बाद वो प्रॉपर सिपाही है। उसकी सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार, ये नहीं कह सकते ये 10 साल के बाद ये अग्निवीर था। वो अग्निवीर एंट्री स्कीम थी, वो अग्निवीर जिंदगी भर के लिए नहीं रहा। 4 साल के बाद वो हमारी यूनिट का एक वैसा ही जवान है जैसा कोई और जवान हो सकता है। सो एट पैरिटी, तो 4 साल के लिए अगर आप लेंगे, एक यूनिट में अगर 25-30 बंदे आते हैं और 30 एक साल में आते हैं, तो 120 हो गए। 800 की यूनिट में 100-120 अग्निवीर रहेंगे, और 120 अग्निवीर अगले 25 आएंगे, ये वाले 25 सिपाही और लांस नायक बन जाएंगे, नायक बन जाएंगे। सो ये जो साइकिल है, इसमें कोई इश्यू होने की बात नहीं है। छोटे छोटे मुद्दों पे एड्रेस करने की आवश्यकता है। और दो और आपने बताए सर, दो बताए, दो कुछ और सर खामियां बता रहे थे। अब ऑफर तो मेरे को याद नहीं है, पर आई कैन, देयर आर, एक्सटेंशन की बात हो सकती है कि स्कीम को रिजिड ना किया जाए, से 4 साल बाद, 4 साल एक रिजिड सा पीरियड है, पर हो सकता है 4 साल में इवेंट टेंशन वाला हो। तो अगर टेंशन वाला मौका है, उस टाइम चाइना ने कुछ किया या पाकिस्तान ने कुछ किया, तो हमको अंदर पावर होनी चाहिए कि इनको सीओ को पावर होनी चाहिए, या कोर कमांडर को या आर्मी कमांडर को, कि मैं अपने अग्निवीर जो इस साल जा रहे हैं उनको मैं 6 महीने के लिए रिटेन करता हूं, ताकि मैं एक सिचुएशन से निकल सकूं और सिचुएशन हो। सो ये रिजिडिटी जो स्कीम है ना, जो स्कीम बहुत रिजिड हो जाती है, उसका उस टाइम पे जब जरूरत है तो उसके बाद उसको वेवर लेना, उसको वो मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है। सर, क्या आपको लगता है कि कुछ लोग यह भी कहते हैं, फौज के लोग कहते हैं कि जो फौज का जो पुराना अपना इथोस था, जो सिस्टम जो था, जो कल्चर जो था, अग्निवीर उसको भी डैमेज कर रहा है? सो एक यूनिट विदाउट कोहेशन, एक भाईचारे की फीलिंग के बगैर नहीं लड़ सकती है। उसकी वो कोहेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 25 लोग मेरे यूनिट में आए, मैं कमांडिंग ऑफिसर, 25 लोगों को मैं अपनी यूनिट का हिस्सा बना दूं, ये एक यूनिट की स्ट्रेंथ है। ये वो स्ट्रेंथ, एक गुरखा हो या सिख हो या ग्रेनेडियर्स हो या मद्रास रेजिमेंट हो, जिसमें तरह तरह के लोग हैं, 25 लोगों को लेना, अब्सॉर्ब करना, उनको हिस्सा बना देना मुश्किल नहीं है। वैसे भी जब जवान एक नया ज्वाइन करता है, जो अग्निवीर ना भी हो, तो उसको इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है, उसको एक एडजस्टमेंट किया जाता है, धीरे धीरे ट्रेनिंग करके उसको पार्ट लिया जाता है। जो अग्निवीर के बारे में फौज के ही कई सारे जनरल जो हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे जो फौज की जो पुराने इथोस जो है, जो कल्चर जो है, जो ट्रेडिशन है, उस पर चोट पहुंचता है या उसको खत्म। सो ये जरूरी है कि अगर फौज के वेटरन्स को इश्यूज उठा रहे हैं और उनका मेरिट है कि भैया इसमें कोहेशन में
फर्क पड़ सकता है और पड़ भी सकता है। तो यूनिट्स को चाहिए कि भैया ये इंश्योर करें कि ऐसा फर्क ना पड़े, कि भैया उस जो बंदा ज्वाइन कर रहा है उसमें एक भावना है कि यार यू आर पार्ट ऑफ अस। आप सी हमारा बंदा फौज छोड़ भी जाता है, कोई 10 साल 15 साल में छोड़ जाते हैं, वो हमारा हिस्सा रहते हैं, सारी उम्र हमारा हिस्सा रहते हैं। सो उसको हिस्सा रखने की आवश्यकता है। उसको पता है यार तेरे पास एक्स सर्विसमैन स्टेटस है, किसी के पास 4 साल बाद जाने के बाद एक्स सर्विसमैन स्टेटस है, उसको सीएसडी कैंटीन एंटाइटल है से, तो वो हिस्सा हुआ ना हमारा। और वो जो हमारा हिस्सा, हमको ये कहना कि 4 साल बाद निकाल दिया वो हमारा हिस्सा नहीं है, और जो 4 साल है उसमें वो ये सोच रहा है कि यार मेरे को फौज निकाल देगी निकाल देगी निकाल देगी, ये बात हमको उन लोगों को एक इन्वेस्ट करने की जरूरत है। एंड आई एम श्योर ये इशू एड्रेस हो रहे होंगे। ये बात जो वेटरन्स बोल रहे हैं कि इस पे असर पड़ेगा, नेचुरली हमारी एक कल्चर बन चुका था 70 साल से, और कभी 200 साल से एक कल्चर बन चुका था। उस कल्चर में एक फर्क आया है, बिकॉज अग्निवीर एक डिफरेंट स्कीम है, एब्सोल्युटली डिफरेंट स्कीम है, ये पहले कभी हुआ ही नहीं था। तो फर्क तो है, फर्क तो है, उस फर्क को एडजस्ट करने की आवश्यकता है। कोई बोला ये शॉर्ट सर्विस ऑफिसर है, ये 5 साल बाद छोड़ जाएगा तो काम नहीं करता है। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैव डन फैंटास्टिक वर्क, और बाद में जब 5 साल बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन परमानेंट मिल जाता है तो कोई पूछता भी नहीं है ये शॉर्ट सर्विस है, ये एनडीए है या ये डायरेक्ट एंट्री है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सीनियर ऑफिसर्स हैं जो शॉर्ट सर्विस रह चुके हैं या डायरेक्ट एंट्री रह चुके हैं, जर्नल्स बने हैं, चीफ तक बने हैं, तो ये कहना कि वो शॉर्ट सर्विस है, ये बात सही नहीं है। मेरे विचार में ये जो पॉइंट्स आप रेज कर रहे हैं, जो वेटरन्स ने रेज किए हैं, मैंने खुद रेज किए हैं, ये पॉइंट्स सही हैं, ये कन्वे कर दिए गए हैं। और अभी यूनिट कमांडर्स का और फॉर्मेशन कमांडर्स का काम थोड़ा ज्यादा है टू मेक श्योर ये लोग हमारे पार्ट एंड पार्सल रहे। जैसे आपने बोला 50%, मेरे विचार में अगर मेरे से को पूछा जाए तो इसको 50% करने की जरूरत है। इसको 50% कर दिया है, ऐसा भी ना हो। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि भी कोई मेरे से पूछे तो 75% कर दीजिए, और अगले साल 4 साल के बाद इसको 50% कर सकते हैं। इस स्कीम को ऐसा एडजस्ट किया जाए कि धीरे धीरे एडजस्ट हो। सो आई थिंक इसके विषय में विचार करने की जरूरत है। एंड मेरा आई एम श्योर अगर आर्मी ने इस विषय में एक सर्वे शुरू किया, एंड सर्वे के बारे में जो कहा जाता है ब्रॉड बेस्ड सर्वे है, अग्निवीर से लेके ऑफिसर्स तक हर जगह पूछा जाएगा, इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग पीपल को कि, और दूसरा कि मैं अगर अग्निवीर हूं तो क्या मैं चाहूंगा कि कल मेरा भाई इसमें आए कि ना आए गांव से, ये चीजें मैटर करती हैं। ये सब जो है सर्वे, आई थिंक थिंग्स विल कम अप। हमको आई थिंक थोड़ा इंतजार करना जरूरी है। लेट्स देखते हैं इस सर्वे का क्या जवाब आता है, और अगले 1 साल में 2026 तक गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है इसके बारे में, किस किस्म का एडजस्टमेंट इसमें लाती है, ताकि हम कर सके। 50% आप जॉब कर दीजिए, 20% आप जॉब दे दीजिए, बाकी 30% ओके, समथिंग कैन हैपन लेटर। सो मेरे विचार में ऐसे बोलिए जी। तो सरकार भी वही करेगी जो सेना अपना फीडबैक देगी। कम से कम सरकार तो ऐसा नहीं करेगी कि अपने हिसाब से करेगी और सेना कुछ और कहेगी। तो उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रहकर आपके हिसाब से, और जो अनुभव से जो सीखा जा रहा है उसके मुताबिक जो बदलाव जरूरी है, उस हिसाब से सर आगे बढ़ने की जरूरत है इस नए स्कीम में सर। तो सही बात है, जो फीडबैक ग्राउंड से मिलेगा। सरकार कौन है? सरकार भी तो हम सरकार ही है ना। अब सरकार कोई अलग थोड़ी है, हम लोगों में से ही लोग तो सरकार बनाते हैं, और जो सरकार है और इंटरफेस भी है। अगर मैं बोलता हूं कि मैं एज एडजुटेंट जनरल एक पॉलिसी बता रहा था जो ग्राउंड लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं थी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और वो नहीं हुई, ऐसे ही कई बातें हमने गवर्नमेंट को बोली या ये गलत है, उसमें काफी चीजें गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है क्योंकि यार इसको हम ठीक कर दे, और होता है। ये 2 वे प्रोसेस है, एंड आई एम श्योर कि जो इस विषय में बातें उभर के निकलेंगी और जो कही जाएंगी उसमें गवर्नमेंट विचार करेगी, बिकॉज ये एक छोटी बात नहीं है। ये मुद्दा 12 लाख फौज का नहीं है, 15 लाख आर्मी नेवी एयरफोर्स का नहीं है, ये 15 लाख इनटू उस गांव से जहां से वो लोग आ रहे हैं, ये उन लोगों का मुद्दा है जो पूरा स्टेप पे जो नॉर्दर्न 6 स्टेट्स हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड, जहां से काफी फौज आती है, ये हर घर से फौज आती है, ये सबका मुद्दा है।
और ये सबका मुद्दा होने से गवर्नमेंट पे इस पे विचार करना आवश्यक है। एंड आई थिंक इसको जो फीडबैक आएगा उसको ऐसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। सर, एक अंतिम सवाल की अमूमन जो है सेना को राजनीति से दूर रखा जाता है, अब जबकि अग्निवीर जो है पूरी तरह से शामिल हो गए सेना में, ऑपरेशनल कहें तो हो गए, तीनों सेना की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, हर जगह तैनात है और हर जगह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। देश के लिए अपनी जानों के प्राण की न्यौछावर भी किए हैं सर, अग्निवीर वगैरह। तो इस तरह से राजनीति में चर्चा होना, तो क्या लगता है कि वो जो बॉर्डर पर जो तैनात है, जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उन पर असर पड़ता है सर, या इससे बचा जाना चाहिए सर? क्या आप कहना चाहेंगे सर एज ए सोल्जर? सो राजीव जी, मेरे विचार में ये जो पॉलिटिक्स उछाली जाती है, मैं आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें बोला गया फौज में इनटेक अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगा, हमको सुन के अच्छा नहीं लगा जो ऐसे लोग बोला जाता है। पॉलिटिक्स की जरूरत है, पॉलिटिशियन गवर्नमेंट बननी है, गवर्नमेंट बनने का तरीका है, दोनों पार्टी ने अपनी बातें कहनी है। आप कहिए आपको अग्निवीर स्कीम पसंद नहीं है, दूसरे बोलेंगे हमको पसंद है, चलो वो बात चल रही है। उसके 4 स्टेप आगे बढ़ जाना और उन लोगों पे असर करना जो अग्निवीर हैं और जो ऐसे मौके पे बैठे हैं और अपने को जान जोखिम में रख के काम कर रहे हैं, ये विचार करने की आवश्यकता है। एक नेशनल आइडेंटिटी की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है। अभी आप बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उन लोगों को हार्म करने की, दुख देने की कोशिश कर रहे हो जो लोग इसमें डिप्लॉयड हैं। तकरीबन कितने होंगे इस वक्त? मेरे विचार में तकरीबन 70-80 हजार होंगे, और 70-80 हजार ये फैमिलीज भी लगा लो तो काफी लोग हैं जिन पर इस वक्त फर्क लाने की कोशिश की जा रही है। पर्सनली स्पीकिंग, मैं अपनी बात कहता हूं, मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे को जो उसकी उनका कमिटमेंट देखिए इस वक्त, कि उसको पता नहीं है कि मैं 4 साल रहूंगा या बाहर चला जाऊंगा, उस कमिटमेंट के बावजूद वो हथियार लेके उस टेररिस्ट से लड़ रहा है या चाइनीज से गुत्थम गुत्था हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसको पता नहीं है मैं वो कमीशन में मैं परमानेंट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उसको आप बोल रहे हैं यानी नहीं, ये तुम गलत आए हो, ये गलत बातें हैं यार। आप उसके दिमाग में सोचिए जो आज रात को वहां पे जाएगा जहां बफर जोन पैदा हुआ है कश्मीर लद्दाख में, और जाके वहां देखेगा चाइनीज है कि नहीं, वो चाइनीज है तो उससे गुत्थम गुत्था होगा, और ये वो उसको सोचेगा नहीं मैं अग्निवीर हूं, मैं सिपाही नहीं हूं। ये आप आई थिंक एक थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है। आप अपनी बात जरूर कहें, पॉलिटिक्स दिस वे और दैट वे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अपॉलिटिकल जरूर है, पर ये नहीं है कि हम पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करते हैं। सर्विस लाइफ हर बंदा फॉलो करता है पॉलिटिक्स को, हम बोलते नहीं है इसका मतलब नहीं है कि हमको पता नहीं है क्या हो रहा है। ये बात दुखदायी होती है। वो जो कमांडर होगा वो बोलेगा देखो यार मेरे लोग हैं, ये लोग अग्निवीर हैं, ये आज रात को मैं इनको डिप्लॉय कर रहा हूं, और देखो ये टीवी पे रेडियो पे बोल रहे हैं ऐसी बातें जो कुछ दुख लगेंगी। सो आई थिंक थोड़ा संयम की आवश्यकता है। थैंक यू सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू।